नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिस पे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोग से बोला था कि दिल्ली पुलिस का जो PYQ का जो क्लास है आप लोग के लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। तो समय दोस्तों आज आ चुका है। आज का जो हमारा पहला क्लास है आपका PYQ का आपका पहला क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस 2020 में जो आपका एग्जाम जो हुआ था 1 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में उनमें पूछे गए जो 50 जीके जिसके प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। जैसा कि आपका दिल्ली पुलिस का क्लास है तो बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या और भी जो आपके एग्जाम होते हैं उनके लिए उपयोगी है कि नहीं है, तो उनके लिए आपको बता दें कि उनके लिए भी ये क्लास है जो कि 100% आपका उपयोगी है। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एग्जाम CPO का हो, चाहे आपका एग्जाम CGL टायर 2 का हो, या CHL MTS की भी तैयारी कर रहे हैं, या GD का जो वैकेंसी आया उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए एग्जाम आपके लिए 100% आपका हेल्पफुल साबित होने वाला है, ठीक है। तो उन सभी लोग को क्लास को देखना है। नाम से दिल्ली पुलिस है लेकिन काम से सभी का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है। चलिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया फ्रेंड्स की पारंपरिक पखंडा, ठीक, लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो पखीरा जो नृत्य है, ठीक है, इसका जो आपका संबंध है वो फ्रेंड्स आपका राजस्थान से है, ठीक है। ये राजस्थान में आपका किसानों के द्वारा खेत में काम करते समय ये आपका गाया जाता है, ठीक है। पखीरा जो शब्द का जो अर्थ होता है वो दोस्तों आपका क्या होता है, प्रेम होता है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें क्लास तो आपका एजीटिव चलेगा ही चलेगा। आपके जितने भी शिफ्ट में एग्जाम आपका कंडक्ट हुए तकरीबन 40 शिफ्टों में, लेकिन आप लोग को क्लास के साथ साथ क्या करना है, मॉक भी डेली है जो कि प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो मॉक अगर आप हमसे पूछिएगा कि किस प्लेटफॉर्म पर देना सबसे उचित रहेगा, तो प्लेटफॉर्म दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक है, ठीक है। उस पर दोस्तों अभी आपका सेल भी चल रहा है, रेस टू सिलेक्शन सेल के नाम से 16 से 18 सितंबर तक ये सेल आपको चलना है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको जो आपका टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है वो फ्रेंड्स आपको 449 रुपये में, साथ में टेक्स्ट बुक का जो पास है नॉर्मली वो आपका 314 रुपये में, साथ में अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक के ऊपर तो दिल्ली पुलिस का आपका मॉक तो रहेगा ही रहेगा, साथ में दिल्ली पुलिस जो आपका SSC कराता है तो SSC के सभी एग्जामों का भी मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में बैंकिंग का, रेलवे का जितने भी एग्जाम आपके कंडक्ट होते हैं, चाहे आपके राज्यों में एग्जाम जो कंडक्ट होते होंगे उसका भी मॉक टेस्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको लगभग 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट, साथ में 17,000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन को शामिल किया गया है, ठीक है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, मॉक देना जरूरी है तो देना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी पखीरा के बारे में चर्चा किया था कि राजस्थान में आपको किया जाता है, और पखीरा का शब्द होता है वो दोस्तों आपका प्रेमी होता है, ठीक है। उसके बाद अब जो ऑप्शन में दिया गया है राज्यों के नाम, जैसा कि छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ ना कुछ लोकगीत है जो कि आपका गाया ही जाता होगा। तो छत्तीसगढ़ के लोकगीत में दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम आपको लिख देते हैं, आपको PDF मिलेगा तो उसके लिए चिंता नहीं लेना है, बस आप लोग को सुनते चलना है, ठीक है। तो आपको एक छत्तीसगढ़ का जो लोकगीत है उसको याद रखना है, सुआ गीत को याद रखना है। सुआ गीत के अलावा दोस्तों आपका एक याद रखना है कर्मा गीत को, कर्मा गीत के अलावा दोस्तों आपको बास गीत याद रखना है, बास गीत के अलावा दोस्तों आपको पांडवनी नृत्य, पांडवनी आपका वहाँ का गीत भी है, साथ में आपका वहाँ का नृत्य भी है, ठीक है। तो इन 4 नामों को दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ से याद रखना है, बाकी और भी PDF में आपको दिया जाएगा। इसके अलावा कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर से दोस्तों आपका एक लोकगीत वहाँ पे बहुत ही प्रचलित है जिसका नाम है आपका चाकरी, ठीक है। तो चाकरी फ्रेंड्स आपको जम्मू कश्मीर से याद रखना है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं आपका उड़ीसा का, तो उड़ीसा से दोस्तों आपको कौन कौन सा नृत्य लोकगीत याद रखना है, तो लोक नृत्य आपको लोकगीत है जो कि याद रखना है। लोकगीत लोक नृत्य में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो उड़ीसा से बात करेंगे तो उड़ीसा से दोस्तों आपका एक लोकगीत को याद रखना है 10 कठिया, ठीक है। 10 कठिया याद रखिएगा जो कि आपका उड़ीसा के जो गंजाम जिला है वहाँ पर ये आपका गाया जाता है। साथ में एक आपका लोकगीत जो याद रखना है वो फ्रेंड्स आपको याद रखना है दल खाई, ठीक है। तो दल खाई भी एक याद रखिएगा, ये भी आपका उड़ीसा में ही गाया जाता है जो कि संबलपुर जिले में, ये खास तौर पर आपका दशहरा के दौरान जो आपका गाया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका लिखा गया है या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी माना जाता है, ठीक है। तो निर्जीव और सजीव के बीच जो कड़ी माना जाता है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है विषाणु, ठीक है। विषाणु को माना जाता है, विषाणु यानी कि वायरस, ठीक है। वायरस को जीवित और निर्जीव दोनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि वो जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जब वो खुली हवा में निर्जीव जीवों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब वो जीवित जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो जीवित
जीव के लक्षण अपना लेते हैं और अपना प्रजनन है जो कि शुरू कर देते हैं। इस कारण जो विषाणु है, जो जीवाणु है, उसको आपका सूक्ष्म जीव के सजीव और निर्जीव के बीच है जो कि कड़ी माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि जास्कर जो नदी है निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो जास्कर की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स जो जास्कर जो नदी है वो तो आपका सिंधु नदी का सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। ठीक है, ये जो जास्कर जो नदी है वो दोस्तों आपको बता दें ये केवल आपका भारत में ही बहता है। ठीक है, जास्कर नदी केवल भारत में ही बहता है। अगर आप भारत में कहिएगा तो कहाँ बहता है, तो ये आपका लद्दाख में बहता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका भारत में बहता है और आपका लद्दाख में बहता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्त सिंधु नदी की सहायक नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी की और भी सहायक नदियां हैं जास्कर के अलावा। तो वो फ्रेंड्स आपका कौन कौन सा है, तो उसमें एक आपका है झेलम है। ठीक है, झेलम भी आपका सिंधु नदी का ही सहायक नदी है। झेलम के अलावा एक आपका नदी चिनाब है जो कि आपका सिंधु नदी का ही सहायक नदी है। चिनाब के अलावा आपका रावी है, रावी के अलावा दोस्तों आपका ब्यास है और ब्यास के अलावा आपका सतलज है। ठीक है, तो ये सभी नदियाँ हैं आपका सिंधु नदी का ही सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं गंगा की बात करेंगे तो भारत में सबसे जो लंबी नदी है वो दोस्तों आपका गंगा ही है और यमुना जो है वो आपका गंगा नदी का ही आपका सहायक नदी है। और ऑप्शन नंबर 1 जो ब्यास है वो दोस्तों आपका सिंधु नदी का ही क्या है, तो सहायक नदी है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है कि 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी और खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है या कितनी थी। ठीक है, तो ये बात करेंगे हम लोग 31 अगस्त 2020 तक का। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम 2020 के दिसंबर माह में हुआ था तो आपका जो समय है 31 अगस्त का दिया गया था। लेकिन अगर अब आपसे पूछ दिया जाए, जैसा कि एग्जाम आपका नवंबर माह में होना है, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 31 अगस्त 2023 तक, ठीक है, 31 अगस्त 2023 तक आपका भारत से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या कितना है, तो 20 तक भी आपका एक ही था और 2023 तक भी जनसंख्या जो खिलाड़ियों की संख्या है जो कि भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं उसका संख्या भी आपका एक ही है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। वो खिलाड़ी कौन है जो कि आपका भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं, तो वो खिलाड़ी आपके और कोई नहीं, आप लोग बेखूबी जानते होंगे सचिन तेंदुलकर जी को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी को, जिन्हें कि गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। तो ये पहले खिलाड़ी है, प्रथम खिलाड़ी है और सबसे कम उम्र के भी खिलाड़ी हैं जो कि आपका भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग भारत रत्न का। तो ये जो पुरस्कार है भारत रत्न, वो दोस्तों आपका देश का सर्वोच्च क्या है, नागरिक सम्मान है, जिसका जो स्थापना है आपका 1954 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। ये तो दोस्तों बात कर ली हम लोग खिलाड़ियों की, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कला के क्षेत्र में कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसके क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भारत रत्न। ठीक है, तो कला के क्षेत्र में जो भारत रत्न दिया गया है टोटल 8 लोगों को दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा। उन 8 लोगों में से जो प्रमुख है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कला के क्षेत्र में जो पहले जो आपका जो पुरस्कार दिया गया पहली संगीतकार को, ठीक है, बात कर रहे हैं पहली संगीतकार को, तो दोस्तों आपका और कोई संगीतकार नहीं, आपका MS सुब्बलक्ष्मी थी। ठीक है, MS सुब्बलक्ष्मी को दोस्तों आपका पहली जो संगीतकार बनी थी महिला जिन्हें कि भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, वो पुरस्कार आपका 1998 में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा 1999 में पुरस्कार भी दिया गया था आपका कला के क्षेत्र में पंडित रविशंकर को दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे 2001 में दिया गया था। 2001 में आपका 2 लोगों को दिया गया था, एक आपका तो लता मंगेशकर जी थे। ठीक है, दूसरा बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह खां जी थे। ठीक है, इन 2 लोगों को आपका दिया गया था 2001 में। ठीक है, इसके अलावा 2009 में भी दिया गया है आपका पंडित भीमसेन जोशी जी को दिया गया था। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी जी को। इसके अलावा 2019 में दिया गया था भूपेन हजारिका जी को। ठीक है, भूपेन हजारिका जी को। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ओवरऑल बात करेंगे, ओवरऑल आज तक कितने व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, तो ओवरऑल आपका टोटल 48 लोगों को। ठीक है, कितने लोगों को, तो 48 लोगों को ओवरऑल जो भारत रत्न है आपका दिया गया है। ठीक है, अभी तक। ठीक है, 2023 तक आज जो आपका 16 सितंबर है, तो 16 सितंबर 2023 तक भी आपका 48 लोगों को ही दिया गया है। अंतिम जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था वो आपका 2019 में ही दिया गया था, जिनमें से एक आपका भूपेन हजारिका जी को, एक आपका प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, एक नाम मुझे रिकॉल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस सम्मद निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में भारत आया था। ठीक है, तो किसके नियंत्रण में भारत आया था, तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और हुमायूं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अकबर। ठीक है, जो आपका प्रसिद्ध चित्रकार था अब्द अस सम्मद, वो आपका हुमायूं के ही शासनकाल में आया था। कब आया था, तो हुमायूं कब आपका शासनकाल था हुमायूं का, तो ये दोस्तों आपका 16वीं शताब्दी में था। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी में आया था, फारस का ये चित्रकार था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपका ये
अब्द अस-सम्मद के अलावा भी एक और चित्रकार आया था इसके दरबार में, ठीक है, उसको भी बात करते हैं। तो वो दोस्तों आपका एक था सैयद अली, ठीक है, एक था आपका सैयद अली जो कि आपका हुमायूं के ही शासनकाल में है, जो कि भारत आया था। तो ये दो चित्रकार का जो नाम है आपको याद रखना है। हुमायूं की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक है, बाबर का पुत्र था सबसे बड़ा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा, ठीक है। जब बाबर का आपका मृत्यु हुआ था 1530 में, तो हुमायूं आपका मुगल समाज का शासक बना था 1530 में, ठीक है, 1530 में आपका मुगल समाज का ये शासक बनता है। 1530 के बाद क्या होता है कि 1530 से 40 तक तो शासन करता है, लेकिन 1539 में आपका एक युद्ध होता है, 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है, 1539 में आपका चौसा का युद्ध होता है, ठीक है। तो 1540 में जब आपका युद्ध होता है आपका बिलग्राम का, जिसे कि कन्नौज के युद्ध से भी जानते हैं, उसमें जो हुमायूं है वो आपका हार जाता है। क्या करता है? हार जाता है। किससे हार जाता है? तो फ्रेंड्स आपका सूर समाज का शासक था आपका शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी से हार जाता है। और शेर शाह सूरी आपका जो दिल्ली का जो शासक होता है, जो आपका गद्दी होता है, वो अपने हाथों में ले लेता है। हुमायूं आपका भाग जाता है, ठीक है। तो 1540 से 1555 तक जो शासन है आपका शेर शाह सूरी का रहता है। शेर शाह सूरी का जो उत्तराधिकारी होता है उसका होता है। बीच में ही शेर शाह सूरी का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद आपका 1505 में आपका एक युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध, जो कि आपका शेर शाह के उत्तराधिकारी के बीच और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें आपका जो हुमायूं है आपका जीत जाता है। इसके बाद फिर से ये आपका शासन करता है और मुगल समाज का स्थापना फिर से आपका हो जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख के बीच कर योग आय हेतु कर की दर घटाकर निम्नलिखित में से कितनी दर की गई है, ठीक है। तो ये बात आपका दोस्तों केंद्रीय बजट 2020 का है, लेकिन हम लोग बात करेंगे हम लोग केंद्रीय बजट 2022 का, ठीक है। लेकिन बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, बात इसके लिए आपका एक सेपरेट वीडियो आएगा। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन से एक आपका डेटा निकाल रहे हैं कि कहाँ से आपका जो क्वेश्चन है बनता है। उसके बाद आपका एक टॉपिक वाइज भी वीडियो है जो कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2020 के कर के अनुसार जो आपका आयकर एक कर व्यवस्था था 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक, वो जो कर था फ्रेंड्स वो आपका 10% था, ठीक है, 10% था, इसको भी जान लीजिए। और 2.5 लाख तक आपका फ्री था, कितना तक? 2.5 लाख तक 2020 के अनुसार बता रहे हैं, ये आपके लिए उपयोगी नहीं है, बस आप नॉलेज के लिए जान लीजिए कि आपका 2020 का जो केंद्रीय बजट था उसमें 2.5 लाख तक का जब आप पैसा कमा रहे हैं तो आपको सिर्फ 0% इंटरेस्ट देना होगा, और 5 से 7.5 लाख के बीच कमा रहे हैं तो 10% इंटरेस्ट जो कि देना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो पूछा गया है कि टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो अलेक्जेंडर आपका ज़वेरेव की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एक तो क्या है, पहली बात तो टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि आपका क्वेश्चन में ही है। इसके अलावा ये जो खिलाड़ी हैं एक आपका जर्मनी का है खिलाड़ी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके बारे में हम लोग बात कर लें तो जुलाई से लेकर आपका जुलाई 2017 से लेकर आपका 2022 तक नवंबर तक, ठीक है, आपका लगातार शीर्ष 10 स्थानों में ये आपके थे आपके, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जर्मन अलेक्जेंडर ज़वेरेव का। तो ये दोस्तों आपका टोक्यो जो ओलंपिक 2020 हुआ था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसमें आपका स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता था, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था जर्मनी की तरफ से, जो कि आपका टेनिस में जीता था, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका कि अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि की बात करेंगे और अशोक समाज की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका मिलता है उत्तर पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर 1 ही आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद खरोष्टी लिपि की बात करते हैं तो इसे आपका इंडो वेक्ट्रियन लिपि भी कहा जाता है। एक लेखन प्रणाली थी जो कि मूल रूप से वर्तमान उत्तरी पाकिस्तान में विकसित हुआ था, जो कि 4वीं और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का था, ठीक है। इसके अलावा कहाँ कहाँ हुआ था? तो उत्तरी पाकिस्तान हो गया, उत्तरी पाकिस्तान के अलावा आपका पूर्वी अफगानिस्तान हो गया, इसको भी याद रखिएगा, उत्तरी पश्चिम सीमा से संबंधित देश का नाम है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत भी आपका इसमें आता है, इसके अलावा मध्य एशिया भी आता है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में यही शब्द आते हैं। ये जो शिलालेख है आपका कहाँ? इंडो आर्यन भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया
कि रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवाट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे निम्नलिखित में से। ठीक है, तो रो एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवाट जो ऑपरेशन है उसका जो पुस्तक के जो लेखक हैं उसके बारे में जब हम लोग देखते हैं तो यतीश यादव। ठीक है, यतीश यादव इसका क्या होता है, आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें जो इस पुस्तक में आपका भारत की जासूसी एजेंसी द्वारा की गई रिसर्च एनालिसिस विंग, जिसका रॉ का जो फुल फॉर्म होता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों और गुप्त कार्यों का ध्यान में रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं रॉ का, तो आपको बता दिए इसका जो फुल फॉर्म होता है आपको याद रखने की जरूरत है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। ठीक है, एनालिसिस विंग होता है। ठीक है, इसको भी फुल फॉर्म को याद रखिएगा। इसके बाद इसकी स्थापना की बात करते हैं, रॉ का स्थापना की बात करते हैं, तो इसका जो स्थापना है आपका 21 सितंबर। ठीक है, कब हुआ था, 21 सितंबर 1968 को हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, इसके बाद इसका जो मुख्य आपका हेड क्वार्टर है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ है, तो ये हेड क्वार्टर आपका इसका न्यू दिल्ली में है। इसके जो प्रमुख है अभी वर्तमान में प्रमुख की बात करेंगे तो सामंत गोयल। ठीक है, प्रमुख कौन है आपका, सामंत गोयल आपके इसके प्रमुख हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके जो संस्थापक है महान स्पाइस मास्टर रामेश्वर नाथ कोवत हैं। ठीक है, तो रामेश्वर नाथ कोवत को याद रखना है, ये इसके महान आपके संस्थापकों में से थे रामेश्वर नाथ काओ। ठीक है, इसकी स्थापना आपका 1968 से 1962 में चीन भारतीय सीमा युद्ध और 1965 के पाकिस्तान युद्ध के दौरान पहचान की गई इंटेलिजेंसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स आपका क्या होगा, एस रामानुजन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका गणित के क्षेत्र में इनके असाधारण योग के लिए जाना जाता है। साथ में एस रामानुजन की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं तो इनका जन्म आपका कब हुआ था ये आप लोग बताइएगा। तो इनका जो जन्म है आपका 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर 1897 को हुआ था चेन्नई में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, चेन्नई में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एस रामानुजन के बारे में, तो इनके ऊपर जो पुरस्कार दिया जाता है आपका, इन पुरस्कार का जो नाम है आपका वो पुरस्कार है आपका रामानुजन पुरस्कार। ठीक है, इसका पूरा नाम की बात करेंगे तो इसका पुरस्कार का जो पूरा नाम है आपका रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड। ठीक है, इसका आपका इस पुरस्कार का क्या है आपका पुराना नाम है। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, आपसे बार बार पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इनका जो मृत्यु है एस रामानुजन का, इनको भी ये भी जान लीजिए आपका 25 अप्रैल को हुआ था, 26 अप्रैल 1920 को हुआ था। टीबी रोग से ये ग्रस्त है, मात्र 33 साल की आयु में इनका जो निधन है आपका हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूछा गया है कि ईंधन के कैलोरी मान मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका किलो पर केजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईंधन की बात करेंगे तो ईंधन घरेलू और औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऊर्जा के लिए स्रोत के रूप में लकड़ी का कोयला, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या आपका ईंधन कहलाता है। इसके अलावा ईंधन एक अच्छा ईंधन है वो है जो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, हवा में माध्यम से आसानी से जलता हो, बड़ी मात्रा में क्या करता हो, ऊष्मा पैदा होता हो। ठीक है, इसके अलावा केजी किलो जूल प्रति किलो इसका क्या होता है आपका इकाई होता है, तो इसको भी याद रखिएगा किलो जूल प्रति किलो। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक ऑप्शन में आपका दिया गया है माइक्रोन की बात करेंगे तो ये किसकी इकाई है, तो ये दोस्तों आपका लंबाई का। ठीक है, लंबाई का आपका सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, किसकी इकाई है माइक्रोन, तो आपका लंबाई का सबसे छोटी इकाई आपका है माइक्रोन, जिसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं और माइक्रोन भी कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है वही केंद्रीय बजट से 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पूर्व अनुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो 2022 तक आपका 2022 तक आपका दुगना करने का जो प्लान है वह किया गया था 2020 के केंद्रीय बजट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है, तो अनुच्छेद 42 इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह मातृत्व राहत और काम की उचित और मानवीय स्थिति के बारे में बताता है। राज्य काम की उचित और मानवीय स्थिति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है और इसमें कहा गया है कि जब महिलाएं गर्भाशय
गर्भावस्था और प्रसव के समय महिला वैतनिक अवकाश लेने के लिए पात्र होगी। और ये जो अवकाश की अवधि होगी, ठीक है, ये अवधि है, अवकाश की जो अवधि होगी वो दोस्तों आपका 12 सप्ताह से लेकर कितना सप्ताह तक होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 26 सप्ताह तक यह क्या है आपका अवधि है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 39 का। तो अनुच्छेद 39 आपका क्या कहता है, तो अनुच्छेद 39 से नीति निर्देशक के कुछ सिद्धांत राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को सुरक्षित करने के लिए दिशा में निर्देशित करेगा। इसके अलावा जो अनुच्छेद 40 है वो दोस्तों आपका ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, ठीक है। कैसे संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 40 है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 41 है वो फ्रेंड्स क्या कहता है, तो भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 41 है, राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने का अधिकार सुरक्षित रखने, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा और अवांछनीय चाहत के लिए अन्य मामलों में भी क्या करेगा आपका काम करेगा, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 41 कहता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करेंगे तो दोस्तों आपका किसका था, सातवाहन का आपका प्रमुख शासक था। सातवाहन का सर्वश्रेष्ठ राजा था आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग किसका, सातवाहन वंश का। तो सातवाहन वंश की बात करेंगे तो सातवाहन वंश का जो स्थापना है या संस्थापक है वह कौन है, तो इसके संस्थापक दोस्तों आपका श्रीमुख है, ठीक है। उसके संस्थापक कौन है दोस्तों आपका श्रीमुख है। इस पहली ईसा शताब्दी में ईसापुर में आपका इस वंश का आपका स्थापना होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इसका जो राजधानी है वो दोस्तों आपका प्रतिस्थान है, जो कि बार बार आपके एग्जाम में आता है। प्रतिस्थान इसकी राजधानी हुआ करता था, जो कि आपका वर्तमान में आपके बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद जिला है, ठीक है। और प्रतिष्ठान का जो आधुनिक नाम है वो दोस्तों आपका क्या है, पैठन है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इसे आंध्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो पूछा गया है आस्थांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये दोस्तों आपका गौतम बुद्ध जी के द्वारा किया गया था। आस्थांगिक मार्ग का विचार बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध, ठीक है। बुद्ध के रूप में संदर्भित है कि पहले धर्मोपदेश में आता है कि जो उनके ज्ञानोदय को बाद दिया गया था, ठीक है। वहाँ उन्होंने एक मध्यम वर्ग आस्थांगिक मार्ग का परिचय दिया जो कि वैराग्य और कामुक अतिभोग के चरम के बीच का संबंध को दर्शाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं आपका गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध कौन है, बुद्ध वंश का संस्थापक थे जिनका नाम आपका गौतम था। इसके अलावा गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध जो धर्म से संबंधित थे वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इनका जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है आपका त्रिपिटक है, जो कि आपका भाषा की बात करेंगे तो पाली भाषा में लिखा गया है। ये सभी आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि 16 जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका उदय कोटक को आपका नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये जो आपका ऊपर जो नाम लिखा गया है कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति का अध्यक्ष का, तो इसका जो स्थापना है वो दोस्तों आपका कब किया गया था। इसका स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका किया गया था अगस्त 2017 को, ठीक है। और अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया था वो आपका उदय कोटक को किया गया था। उदय कोटक की बात करेंगे तो ये आपका कोटक जो महिंद्रा बैंक है उसके उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि MD हुआ करते थे। लेकिन अभी 1 सितंबर, ये सितंबर का ही आपको करंट बता रहे हैं, 1 सितंबर 2023 को आपका उदय कोटक है जो कि आपका कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसके MD से आपका क्या करते हैं, CEO के पद से इस्तीफा देते हैं। और अभी वर्तमान में जो आपके MD हैं वर्तमान में किसके, तो कोटक बैंक के, ठीक है। वर्तमान में कोटक बैंक के आपके जो MD और CEO हैं वो फ्रेंड्स कौन हैं, तो दोस्तों आपको दीपक गुप्ता जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, तो दीपक गुप्ता को। इसको याद रखिएगा, यह हाल का ही करंट है, इससे रिलेटेड था तो हमने आपको बताने का है जो कि प्रयास किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है आपका मेघालय से आपका क्या होता है, नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन से राज्य की सीमा है जो कि लगती है, ठीक है। तो वो उसमें दोस्तों आपका एक है झारखंड है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। इसके अलावा एक दोस्तों आपका क्या है, तो बिहार की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से। बिहार के अलावा दोस्तों आपका बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, बांग्लादेश से भी लगती है आपका पश्चिम बंगाल का सीमा। इसके अलावा जो उड़ीसा का जो सीमा है वो भी आपका पश्चिम बंगाल से लगता है। उड़ीसा के अलावा दोस्तों आपका असम का भी सीमा आपका पश्चिम बंगाल से लगता है। असम के अलावा दोस्तों आपका सिक्किम का भी सीमा है जो कि आपका असम पश्चिम बंगाल
से लगता है। असम के सिक्किम के अलावा आपका भूटान का सीमा लगता है। भूटान के अलावा फ्रेंड्स आपका नेपाल का भी सीमा है जो कि आपका पश्चिम बंगाल से लगता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन में क्या दिया गया है, झारखंड दिया गया है। तो झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगता है, तो झारखंड से दोस्तों आपका बिहार का सीमा लगता है। बिहार के अलावा आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का भी सीमा लगता है। इसके अलावा उड़ीसा का भी सीमा आपका झारखंड से लगता है। इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ का सीमा आपका झारखंड से लगता है। इसके अलावा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का भी सीमा आपका झारखंड से लगता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका ऑप्शन में एक है सिक्किम। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम की सीमा आपका किससे किससे लगता है, तो वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के अलावा आपका भूटान से लगता है। भूटान के अलावा दोस्तों आपका नेपाल से लगता है। और नेपाल के बाद की बात करेंगे तो इसकी सीमा है आपका चीन से लगता है। ठीक है, तो इतना आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय की जो सीमा है आपका असम से लगता है और एक आपका बांग्लादेश से लगता है जो कि आपका देश है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग दोस्तों आपका रिफाइनरी उत्पाद है। ठीक है, रिफाइनरी उत्पाद के लिए इसका उपयोग है आपका कि भारत में जो 8 आधारभूत उद्योग है उसकी गणना के लिए किया जाता है। अब लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका 8 आधारभूत जो उद्योग है वो कौन कौन सा है, तो उसको बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो पहला दोस्तों आपका क्या है, तो रिफाइनरी उद्योग उत्पाद है। ठीक है, इसका जो वेटेज प्रतिशत की है, तो वेटेज प्रतिशत की बात करेंगे तो ये आपका 28.04% है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे और कौन है, तो एक दोस्तों आपका ये हो गया। इसके अलावा एक आपका बिजली उद्योग हो गया। ठीक है, बस 8 को याद रख लीजिएगा। बिजली उद्योग के अलावा दोस्तों आपका स्टील उद्योग हो गया। स्टील उद्योग के अलावा दोस्तों आपका कोयला उद्योग हो गया। ठीक है, कोयला उद्योग के अलावा आपका कच्चा तेल का उद्योग हो गया। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक गैस उद्योग हो गया, ये भी आपका उद्योग में आता है 8 प्रकार के आधारभूत उद्योग में। इसके अलावा एक आपका सीमेंट उद्योग हो गया। सीमेंट के अलावा आपका उर्वरक उद्योग हो गया। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। यही आपका 8 आधारभूत क्या है, तो आपका उद्योग है। ठीक है जी, और इसकी जो गणना के लिए सबसे उपयोग किया जाता है वो आपका रिफाइनरी उत्पाद को उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है। ठीक है, तो सिद्धांत शिरोमणि जो आपका प्राचीन ग्रंथ है वो लिखा गया है आपका भास्कराचार्य के द्वारा। ठीक है, जो भास्कर जो चार्य हैं वो दोस्तों आपका क्या है, तो भारतीय गणितज्ञ है। ठीक है, क्या है, तो आपका भारतीय गणितज्ञ है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए इसके अलावा बात करते हैं तो ये जो पुस्तक है उन्होंने कब लिखा था, तो ये पुस्तक उन्होंने लिखा था आपका वर्ष 1150 में। ठीक है, वर्ष 1150 में लिखा था, मात्र जब उनका उम्र आपका 36 हुआ करता था। इसके अलावा भाषा की बात करेंगे तो ये जो पुस्तक है कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा के बाद बात करेंगे तो इसमें छंद कितने शामिल है, तो इसमें छंद की संख्या है जो कि आपका 1450 है। ठीक है, ये जो पुस्तक है आपका शिरोमणि, ये दोस्तों आपका 3 भाग में विभाजित है। ठीक है, कितने भाग में विभाजित है, तो 3 भाग में है। वो 3 भाग कौन कौन सा है, तो एक दोस्तों आपका लीलावती है। ठीक है, लीलावती के अलावा दोस्तों आपका बीजगणित है। ठीक है, बीजगणित के अलावा दोस्तों आपका गणित अध्याय है। ठीक है, क्या है, गणित अध्याय है, जिसे कि आपका गोला अध्याय भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये आपका 3 है। ठीक है, ये 3 भागों में आपका ये पुस्तक है जो कि आपका विभाजित है। इतना आपका अंदर तक नहीं जाएगा, फिर भी आपको ज्ञान के लिए इन सभी जानकारी जो कि जरूरी है। नेक्स्ट वही आपका केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है, तो आपका लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया था 20 के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि सवाई जय सिंह के सरस्वती के निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका वाराणसी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपका वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, जो आपके महाराजा जो सवाई सिंह थे उनके द्वारा भारत में 5 खगोलीय इकाई का निर्माण किया गया था। ठीक है, कितने खगोलीय निर्माण किया गया था, 5। ठीक है, 5 में से एक दोस्तों आपका वाराणसी में कराया गया था। वाराणसी के अलावा आपका कहाँ कराया गया है, न्यू दिल्ली में किया गया, जिसे कि आप जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। न्यू दिल्ली के अलावा दोस्तों आपका उज्जैन में भी कराया गया है। उज्जैन के अलावा आपका जयपुर में कराया गया है। जयपुर के अलावा आपका मथुरा में कराया गया है। एक आपका ये 5वां क्या है, वाराणसी है। ठीक है, ये आपका महाराजा जय सिंह के द्वारा कराया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे महाराजा जय सिंह का, तो इनके द्वारा आपका जो जयपुर जो शहर है इसकी स्थापना भी आपका इसके द्वारा ही कराया गया था, महाराजा जय सिंह के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये कछवाहा राजवंश का आपके महान शासक हुआ करते थे।
ठीक है। इसके अलावा उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो सवाई की जो उपाधि है वो आपका किसके द्वारा दिया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि भारत में देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसका जो संरक्षक होता है वो फ्रेंड्स आपका क्या होता है, तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक होता है, ठीक है। क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक होता है, ठीक है। भारत में जो अधिकांश जो विदेशी मुद्रा होता है वो दोस्तों आपका अमेरिका का क्या होता है, अमेरिका का आपका डॉलर होता है। इसके अलावा चीन का जो मुद्रा होता है वो भी आपका विदेशी भंडार में आता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपका भारतीय रिजर्व बैंक का, तो इसका जो स्थापना है आपका कब होता है, तो 1 अप्रैल 1937 को इसका स्थापना होता है, ठीक है। कौन से अधिनियम के द्वारा, तो आपका 1935 के एक्ट के द्वारा इसका दिन ये होता है। इसके अलावा ऑप्शन में दोस्तों आपका भारतीय स्टेट बैंक दिया गया है, तो इसका जो स्थापना है फ्रेंड्स ये आपका होता है 1 जुलाई 1955 को होता है, ठीक है। इस बैंक का जो पहले का नाम था वो फ्रेंड्स आपका क्या था, तो इम्पीरियल बैंक था, क्या था, इम्पीरियल बैंक इसका पहले का नाम हुआ करता था, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है फ्रेंड्स आपका कहाँ है, तो मुंबई में है। इसके अलावा जो SBI ये सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका सार्वजनिक बैंक है, सबसे बड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि धम्मचक्र परिवर्तन यानी धम्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। सारनाथ आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। धम्मचक्र परिवर्तन ये कहते किसको हैं, तो बुद्ध के द्वारा जो पहला जो उपदेश दिया गया था, ठीक है, पहला उपदेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, धम्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो उपदेश आपका सारनाथ में ही दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा बुद्ध जो है आपका धर्मोपदेशक बनने के लिए बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था, इसको भी याद रखिएगा। और इसकी बात करेंगे तो बुद्ध जो कि आपका गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म का संस्थापक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी गई है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गुप्त काल की, ठीक है। ये जो प्रतिमा है वो दोस्तों आपका गुप्त काल की प्रतिमा है। ये जो प्रतिमा आपका खोजा गया है वो दोस्तों आपका कौन से धातु का है, तो ये आपका तांबे के धातु का है। ये जो प्रतिमा का जो आयु निर्धारण किया गया वो दोस्तों लगभग 500 से 700 ईस्वी के बीच का ये जो प्रतिमा है जो कि है। इस प्रतिमा का जो ऊंचाई है आपका 2.3 मीटर है, ठीक है, ये आपका ऊंचाई है, ठीक है। ये कहाँ पाया गया है, तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है ये आपका भागलपुर में। ये कब पाया गया था, तो जब 1861 में ईस्ट इंडिया रेलवे का निर्माण के दौरान ये पाया गया था। वर्तमान में जो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ रखा गया है, तो ये दोस्तों आपका बर्मिंघम के आर्ट गैलरी में रखा गया है, ठीक है। कहाँ रखा गया है, बर्मिंघम आर्ट गैलरी में रखा गया है, जो कि आपका कहाँ पर होगा, तो ये फ्रेंड्स आपका इंग्लैंड में है, ठीक है, इंग्लैंड में है, ठीक है। ये आपका गुप्त समाज से संबंधित है, तो गुप्त समाज की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्थापना है, ठीक है, स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो आपका श्री गुप्त के द्वारा इसका स्थापना है जो कि किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि 25 अगस्त 2020 में भारत और डैश को शतरंज ओलंपियाड के स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता है जो कि घोषित किया गया है। तो ये दोस्तों आपको रूस को किया गया था, 2020 का करंट है, ज़्यादा हम लोग इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है, तो अकबर जो नामा है टोटल आपका 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। कितने भागों में विभाजित है, तो आपका 3 भागों में, ठीक है। पहला जो भाग है उसमें दोस्तों आपका पहला भाग में आपका अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया, ठीक है। अकबर के पूर्वजों के बारे में आपका पहला भाग बताया गया है, ठीक है। दूसरा जो भाग है वो दोस्तों आपका अकबर के शासनकाल के बारे में बताया गया, अकबर के शासनकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। तीसरा जो भाग है, तीसरा भाग दोस्तों आपका जिसे कि आप लोग जानते होंगे आईन अकबरी, ठीक है। तो आईन जो अकबरी है वो दोस्तों आपका अकबरनामा का ही क्या है, एक भाग है, ठीक है। और अकबरनामा की बात करते हैं तो अकबरनामा का जो लेखक है दोस्तों वो कौन है, तो वो दोस्तों आपका अबुल फजल है, ठीक है। कौन है, अबुल फजल है, जो कि अकबर का जो 9 रत्न था उसमें से ही दोस्तों आपका ये आपका शामिल था, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उड़ीसा का सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। तो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की तो सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर आपसे भारत में स्थान पूछी जाए तो भारत की 6ठी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। भारत में आपका 6ठी सबसे लंबी नदी है आपका, ठीक है। उड़ीसा की पहली है। ये निकलता कहाँ से है, तो दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बस्तर पहाड़ के सिहावा पहाड़ी से निकलता है, ठीक है। तो निकलता कहाँ से, इसको भी याद रख लीजिएगा, सिहावा
पहाड़ी से आपका ये निकलता है, ठीक है। इसके अलावा सिहावा पहाड़ी है कहाँ, तो ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसके अलावा बात करें इसकी लंबाई की, तो इसका जो लंबाई है, लंबाई आपका टोटल 851 किलोमीटर है। और उड़ीसा में इसकी लंबाई की बात करेंगे तो उड़ीसा में इसकी लंबाई आपका 494 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी सहायक नदी की बात करेंगे तो ईव नदी, ठीक है, ईव नदी इसकी सहायक नदी है। ईव नदी के अलावा आपका ओंग नदी भी इसकी क्या है, तो सहायक नदी है, ठीक है। ओंग नदी इसकी सहायक नदी है, इसको भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में महानदी की सहायक नदी की बात करेंगे तो जोंक हो गया, मंड हो गया, हसदेव हो गया, शिवनाथ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है कि यूएस ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुषों की युगल स्पर्धा मेंस डबल इवेंट के लिए डैश के साथ जो कि जोड़ी बनाई थी। तो यूएस ओपन की बात करेंगे 2020 का, तो डेनिस सोपालोव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यूएस ओपन अब ये आपका 2023 का जो कि अभी ये चल रहा है, अभी आपका समाप्त होगा हाल ही में, तो इसके बारे में जो अपडेट है आपको हम दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपका चल रहा है तो फाइनल में जो यूएस ओपन 2023 के जो फाइनल में जो जगह है वो फ्रेंड्स आपका कौन है बना लिया है, तो रोहन बोपन्ना ने बना लिया है, ठीक है। रोहन बोपन्ना 2023 के यूएस ओपन में फाइनल में जगह बनाने के साथ, ठीक है, आपका इतिहास भी रच दिया है, ठीक है। फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, ठीक है, सबसे उम्रदराज व्यक्ति आपका ये बन चुके हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वेस्ट को छोड़कर भारतीय राज्य के द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 18 का जो एक है, या अनुच्छेद 18 है जो कि उपाधियों को समाप्त करता है और राज्य को नागरिक या विदेशी किसी भी सैन्य या शैक्षणिक विशेषता को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसको बारी बारी से आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि एक आपका आर्टिकल 17 हो गया। आर्टिकल 17 दोस्तों आपका क्या कहता है, तो ये फ्रेंड्स आपका अस्पृश्यता का अंश से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, अस्पृश्यता का अंश से। अनुच्छेद 18 हो गया है। अनुच्छेद 19 की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत आपका 6 आपके अधिकार है जो कि दिए गए हैं। अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपका ये अनुच्छेद संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो अनुच्छेद जो 21 है वो आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित आपका ये अनुच्छेद है, इसको भी याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकांग द्वारा निम्नलिखित प्रकार का प्रजनन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण जनन, आपका रीजनरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दाखला की पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है। तो दाखला की जो पहाड़ी है ऑप्शन के अनुसार जो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दाखला का जो पहाड़ी है वो दोस्तों आपका फैला हुआ कहाँ तक है, तो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में, और आपका असम के सीमा तक ये पहाड़ी है जो कि आपका फैला हुआ है। इस पहाड़ी पर एक आपका जनजाति भी निवास करता है, ठीक है, जिसे कि आपका दाफला नामक जनजाति भी कहा जाता है, ठीक है। तो दाफला नामक जनजाति आपका कहाँ निवास करता है, तो आपका इसी पहाड़ी पर आपका है जो कि निवास करता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और पर्वत श्रृंखलाओं को देखें जो कि आपका जो इंपॉर्टेंट है, बाकी हम लोग पीडीएफ में दे देंगे आपको। तो इसमें आपको याद रखना है काराकोरम दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा पीर पंजाल की बात करेंगे तो पीर पंजाल दोस्तों आपका कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश और आपका जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल, ठीक है। अरावली की बात करेंगे तो इसका जो विस्तार है आपका अरावली का वो फ्रेंड्स कहाँ है, तो एक तो आपका गुजरात में है, गुजरात के अलावा दोस्तों आपका राजस्थान में है, राजस्थान के दोस्तों अलावा आपका हरियाणा में भी इसका है क्या है विस्तार है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पहाड़ी हैं आपका, जैसे गारो खासी जयंतिया हो गया, इसको भी याद रख लीजिए, बार बार आता है गारो खासी जयंतिया, ठीक है। ये जो पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका मेघालय में है, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और भी बहुत सारे पहाड़ी हैं उसको हम लोग पीडीएफ में आपको दे देंगे, तो आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि 21 अगस्त 2020 तक के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य सचिव निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रतन पी बटल, ठीक है, रतन बी बटल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे वर्तमान में पूछ दिया जाए, ठीक है, वर्तमान में अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वर्तमान में दोस्तों आपका कौन है, तो वो दोस्तों आपका विवेक
देवराय हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है, तो आपका विवेक देवराय हैं। इन्होंने हाल ही में, ठीक है, हाल ही में एक आपका क्या किया है, आपका स्टेटमेंट दिया है कि नए संविधान की मांग करते हुए लेख लिखा था इन्होंने, ठीक है। तो इनकी अभी इसलिए प्रसिद्ध भी थे, तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, ये इनका जो आपका नियुक्ति है आपका 2 साल के लिए हुआ, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपका जो आर्थिक सलाहकार परिषद है इसकी बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका क्या है, गैर संवैधानिक आपका निकाय है, ठीक है। गैर संवैधानिक है, गैर वैधानिक भी है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका स्वतंत्र निकाय है। ये जो क्या करता है, तो ये दोस्तों आपका प्रधानमंत्री को सलाह देता है। किस पे सलाह देता है, तो मुद्रास्फीति पर यानी कि महंगाई पर, इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस पर, औद्योगिक उत्पादन पर, यह आपका प्रधानमंत्री को सलाह देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतानु दास, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए पेशेवर खिलाड़ी हैं, तो अतानु दास की बात करेंगे। 2020 में अर्जुन पुरस्कार है तीरंदाजी के लिए दिया गया था, लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो 25 लोगों को, ठीक है, 25 लोगों को 2022 में आपका अर्जुन पुरस्कार है जो कि दिया गया है, ठीक है। कितने लोगों को दिया गया है, 25 लोगों को। 25 लोगों का नाम तो याद रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ जो मुख्य है जो कि आपके एग्जाम में अभी हाल ही में आ चुके हैं, बस उन्हीं लोगों को देखेंगे, बाकी आपको सारे PDF में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जो प्रमुख है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रमुख में आपका एक आपका आता है सीमा पुनिया, ठीक है। सीमा पुनिया जी आते हैं जिनको 2020 में दिया गया है, जो कि आपका एथलेटिक्स से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, एथलेटिक्स से संबंधित है। इसके अलावा एक आप याद रखिएगा एल्डोस पोल्को, ठीक है। किससे याद रखिएगा, एल्डोस पोल्को, ये भी दोस्तों आपका एथलेटिक्स से ही संबंधित है। इसके अलावा आप लक्ष्य सेन को याद रख लीजिएगा, लक्ष्य सेन को भी आपका बैडमिंटन में आपका ये जो पुरस्कार है जो कि दिया गया है। इसके अलावा एक आपका प्रणय HS, ठीक है, प्रणय HS को याद रखिएगा, जिन्हें कि आपका बैडमिंटन में ही ये जो पुरस्कार है जो कि आपका दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप याद रख लीजिएगा निकत जरीन को, ठीक है, निकत जरीन को दिया गया है जो कि आपका बॉक्सिंग में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रदीप कुलकर्णी जो कि एग्जाम का पार्ट आपका बन चुका है, तो प्रदीप कुलकर्णी को याद रखिएगा, जिन्हें कि आपका शतरंज में दिया गया है, कि ठीक है, प्रदीप कुलकर्णी को। इसके अलावा दोस्तों याद रखना है R प्रज्ञनंदा को, ठीक है, R प्रज्ञनंदा को भी दिया गया है, जो कि आपका शतरंज में ही R प्रज्ञनंदा को दिया गया है, ठीक है। एक आपका साक्षी कुमारी को याद रखना है, साक्षी कुमारी को, ये दोस्तों आपका कबड्डी में इसे दिया गया है, कबड्डी में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग किसको, आपको एक याद रखना है ओम प्रकाश मिठरवाल को, ठीक है, ओम प्रकाश मिठरवाल। जितने भी नाम आपको बता रहे हैं वो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो ओम प्रकाश मिठरवाल को आपका शूटिंग में आपका दिया गया है, शूटिंग के क्षेत्र में, ठीक है। तो इतना नाम आपको याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बाकी 25 का नाम आपको PDF में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से जो कि दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 आपको दिया गया था आपका द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए, ठीक है। 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया था आपका द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपका 2023 है, ठीक है, यहाँ पर हम 2023 लिख देते हैं। ये किसे दिया गया है, तो ये दोस्तों आपका दिया गया है जॉर्जी को, ठीक है। नाम यहाँ पर देख लीजिएगा, जो नाम थोड़ा सा आपका अटपटा है, तो नाम है जॉर्जी गोस्पोंडिनोव, ठीक है, जॉर्जी गोस्पोंडिनोव को दिया गया है, ठीक है। ये जो आपका इनका पुस्तक के लिए कौन सा पुस्तक है, तो टाइम शेल्टर, ठीक है, टाइम शेल्टर ये पुस्तक का नाम है। इसके अलावा 2022 की बात करेंगे तो 2022 में दिया गया था आपका, किसे दिया गया था आपको, तो गीतांजलि श्री को दिया गया था, ठीक है। 2022 में गीतांजलि श्री इन कौन सी पुस्तक के लिए, तो रेत समाधि के लिए, ठीक है। ये आपका रेत समाधि हिंदी अनुवाद है, इंग्लिश में आप इसे याद रखिएगा टॉम ऑफ सेंट, ठीक है, टॉम ऑफ सेंट पुस्तक के लिए दिया गया था, जो कि आपको बार बार पूछा जाता है। और हिंदी की यह प्रथम लेखिका है जो कि आपको बन गई थी, ठीक है। इसका जो अनुवाद है आपका गीतांजलि श्री का, इसका जो अनुवाद है किसने किया था, तो डेजी रॉकवॉल ने किया था इसका अनुवाद, ठीक है, अंग्रेजी में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो पूछा गया है कि बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो बराबर का जो गुफाएं हैं दोस्तों आपका बिहार में स्थित है। बिहार में भी बात करेगा कौन सा जिला में है, तो आपको जहानाबाद जिला याद रखना है, जहानाबाद जिला में आपका ये जो आपका क्या है स्थित है, ठीक है। ये जो आपका बराबर का गुफा है वो कौन से वन से कौन से काल से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका मौर्य काल से ये दोस्तों आपका संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा इस गुफा में बहुत सारे ऋषि आपके प्रसिद्ध ऋषि रह चुके हैं। तो लोमस ऋषि गुफा भी एक आपका है, तो ये भी पूछा जाता है कि लोमस ऋषि गुफा आपका किस गुफा का भाग है, तो ये दोस्तों आपका बराबर की गुफा का भाग है। इसके अलावा सुदामा गुफा भी दोस्तों आपका
इसी का भाग है। इसके अलावा करण चोपड़ आपका जो गुफा है आपका इसी का भाग है। इसके अलावा विश्व झोपड़ी ये भी आपका इसी का भाग है। ठीक है, ये जो लोमस ऋषि गुफा है ये दोस्तों आपका सबसे लोकप्रिय है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका जो गुफा है आपका अशोक के शासनकाल में बना था, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है पारंपरिक रंगमंच माच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो माच है वो फ्रेंड्स आपका किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर जो 4 है मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये जो आपका ज़्यादातर जो है आपका मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आपका ये लोक नृत्य है जो कि किया जाता है। ठीक है, माच रंगमंच में। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग और भी नृत्य का। ठीक है, तो और भी नृत्य में जैसे आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बाद में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो एक आपको याद रखना है जवारा। जवारा के अलावा दोस्तों आपको याद रखना है मटकी। मटकी के बाद दोस्तों आपको खड़ा नाच याद रखना है। ठीक है, खड़ा नाच ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा एक आपको याद रखना है फूल पत्ती। ठीक है, फूल पत्ती लोक नाट्य। इसके अलावा एक आपको याद रखना है गिरदा। गिरदा के अलावा और क्या याद रखिएगा? तो सेला लाड़की याद रखिएगा, सेला लाड़की। ठीक है, इसके अलावा आपको बात करते हैं हम लोग किसका? केरल का। तो केरल में दोस्तों आपको किसका क्या याद रखना है? तो केरल में दोस्तों आपका ओट्टम थुलाल याद रखना है एक। ठीक है, इसे तो आप नाम से भी पहचान सकते हैं लेकिन फिर भी याद रखिएगा, ओट्टम थुलाल याद रखिएगा और केक्को टिकली याद रखिएगा। ठीक है, केक्को टिकली। ठीक है, इसके अलावा असम की बात करेंगे तो असम में दोस्तों आपको क्या क्या याद रखने की ज़रूरत है असम में। ठीक है, तो असम में दोस्तों आपको याद रखिएगा किसको? बिहू को याद रखिएगा। ठीक है, बिहू वहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है किसका? असम का। ठीक है, किसको याद रखिएगा? बिहू को। बिहू के अलावा भी और भी बहुत सारे वहाँ पर लोक नृत्य थे। बिहू के अलावा दोस्तों आपका एक है नट पूजा। नट पूजा के अलावा दोस्तों बगुरम्बा। ठीक है, बगुरम्बा को याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आपका आता है। इसके अलावा खेल गोपाल आपका लोक नृत्य जो कि आपका कहाँ संबंधित है? तो असम से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक आपका बच गया है कर्नाटक। कर्नाटक की बात करेंगे तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है आपको? तो यहाँ से आपको यक्षगान को याद रखना है। यक्षगान के अलावा आपको हुटारी याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका ही है। इसके अलावा सुग्गी याद रखना है। सुग्गी के अलावा आपको कुनीथा याद रखना है। कुनीथा के अलावा एक आपका करगा याद रखना है। ठीक है, ये सभी लोक नृत्य आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान 9वीं अनुसूची संलग्न किया गया था? तो ये दोस्तों आपका 1951 में संलग्न किया गया था यानी कि संशोधित किया गया था। ठीक है, ये जो आपका संविधान में जो अनुच्छेद 9वीं है ये आपका भारत का पहला ही संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से ही जोड़ा गया था। तो भारत का जो पहला संविधान संशोधन वो कब हुआ था? तो वो भी दोस्तों आपको 1951 ही बताना है। और 9वीं जो अनुसूची है दोस्तों आपका संबंधित किससे है? तो दोस्तों संबंधित है आपका भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, किस संबंधित है? तो आपको भूमि सुधार से संबंधित है, इसको भी याद रखना है। जो मूल संविधान था तो उसमें आपका 8 अनुसूची हुआ करता था, लेकिन अब कितनी अनुसूची है? तो आपका अभी 12 अनुसूची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों में की अपेक्षा सबसे विरल है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो आपका जनसंख्या है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार वो फ्रेंड्स आपका कितना है? 3,80,581 है। ठीक है, ये आपका अंडमान और निकोबार का क्या है? तो जनसंख्या है। ठीक है, इसके बाद आपके ऑप्शन में दिया गया है आपका पुडुचेरी है। पुडुचेरी के अलावा फ्रेंड्स आपका क्या दिया गया है? तो लक्षद्वीप दिया गया है। लक्षद्वीप के अलावा फ्रेंड्स आपका क्या दिया गया है? तो हरियाणा दिया गया है। ठीक है, तो चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ का जो जनसंख्या है आपका कितना है? तो 10,55,450 आपका क्या है? यहाँ का जनसंख्या है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप का जो जनसंख्या है आपका 64,473 है। ठीक है, ये आपका लक्षद्वीप का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों का संगीतबद्ध किया गया था? तो ये दोस्तों आपका सामवेद का किया गया था। सामवेद को हम लोग क्या कहते हैं? मंत्रों और धुनों का वेद भी कहा जाता है। सामवेद को मंत्रों या धुनों का वेद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सामवेद हो जाएगा। आपको मालूम होगा आपके जो प्राचीन इतिहास में प्राचीन ग्रंथ हैं जो 4 वेदों में विभाजित है। 4 वेद में दोस्तों आपका एक ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अलावा अर्थवेद, अर्थवेद के अलावा यजुर्वेद है,
यजुर्वेद के अलावा आपका सामवेद है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने बैंक जमा बीमा को डैश से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा किया था, तो 1 लाख से बढ़ाकर किया था। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण स्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्देशित करता है, तो अनुच्छेद 30 इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 30 देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासनों की अल्पसंख्यकों के अधिकार को बतलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष के एक कानून के द्वारा समाप्त हो गया था, तो व्यापार करने की जो अधिकार है वो दोस्तों आपका 1813 का जो अधिनियम आया था उसके तहत आपका समाप्त हो गया था। सिर्फ आपका चाय का व्यापार, चाय और चीन के साथ जो व्यापार करने की जो आपका था वो सिर्फ रखा गया था, जिसे भी बाद में आपका 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भी आपका चीन के साथ भी व्यापार का एक अधिकार और भारत में चाय का व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जो कि 1813 के अंतर्गत छोड़ दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष सम्मिश्रित किया गया था, तो 21A को आपका 2002 में आपका क्या गया था, संशोधित किया गया था। ये कौन सा संविधान संशोधन था, बस इसको याद रख लीजिएगा, ये आपका 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है, इसके अनुसार आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। इसके अलावा इसमें आपका जो आपके इस संशोधन के अलावा 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य को आपका इसी संशोधन के द्वारा है जो कि आपका जोड़ा गया था, जो कि आपका बतलाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता पिता या अभिभावक के रूप में यह सुनिश्चित करना है कि उनके बच्चे को ऐसा करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत के किस संविधान को कौन सा संशोधन का लघु संविधान कहा जाता है, तो लघु संविधान फ्रेंड्स आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ठीक है, उसी संविधान संशोधन को आपका लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान आपका इसलिए कहा जाता है कि इसमें आपका व्यापक परिवर्तन किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। उस समय आपका आपातकाल था। आपातकाल का जो समय था आपका 25 जून 1975 से लेकर आपका जो 21 मार्च 1977 तक का जो आपका साल था वो दोस्तों आपका आपातकाल का था। उसी दौरान ये आपका संविधान संशोधन लाया गया था। इसमें दोस्तों बहुत सारे आपके क्या किए गए थे, संशोधन किए गए थे। जैसे कि आपका प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़ा गया था। एक आपका समाजवादी शब्द जुड़ा गया था, समाजवादी के अलावा एक आपका धर्मनिरपेक्ष कहिए या पंथ निरपेक्ष कहिए, ये शब्द को जोड़ा गया था। एक आपका अखंडता शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। इसके अलावा जो भाग 4A, ठीक है, भाग 4A जोड़ा गया था, जिसमें आप लोग को मालूम होगा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसमें आपका 10 से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, बाकी का एक जो मौलिक कर्तव्य है हमने ऊपर के वीडियो में चर्चा कर लिया है। ठीक है, इसको भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा। ठीक है, भोजन मुख के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, जहां दांत छोटे टुकड़े काटते हैं और लाल ग्रंथि से लसकदार बनाती है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें जल का सम्मान करने के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, फ्यूनेरिया हो जाएगा। फ्यूनेरिया की बात करेंगे तो पादप जगत का है, युवेचर होते हैं, उनमें पानी के संवहन के लिए कोई विशेष उत्तक नहीं होता है और वो बीजाणु बनाने की विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, जो मैक्लोडगंज है आपका संस्कृति कुछ ब्रिटिश प्रभाव के साथ तिब्बती का एक खूबसूरत समामेलन है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, रेतीली मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी हो जाएगा। इसे आपका दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया था, तो 2020 का जो खाद्य पुरस्कार है वो दिया गया था आपका रतन लाल जी को। ठीक है, रतन लाल जी की बात करेंगे तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और होया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध कृषि मृदा वैज्ञानिक रतन लाल जी को 76 साल के थे जब इन्हें आपका वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 का विजेता घोषित किया गया था। लेकिन हम लोग बात करेंगे तो आपका 2020 का है, लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं 2021 का, 2022 का और 2023 का। ठीक है, तो 2021 का जो आपका विश्व खाद्य पुरस्कार है ये किसे दिया गया था, तो ये दोस्तों आपका दिया गया था शंकुतला एच। ठीक है, शंकुतला एच ठिल स्टेट को दिया गया था। ठीक है, जो कि आपका त्रिनिदाद और टोबैगो के थे। इसके अलावा बात करेंगे 2022 का किसे दिया गया है, तो ये दोस्तों आपका दिया गया है सिंथिया। ठीक है, सिंथिया रोसेन जविक को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 2023 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका हेदी
कुन को, ठीक है, हेदी कुन को आपका 2023 का दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि अंतिम ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीवी पुरस्कार आरंभ किया था। तो जीवी जो पुरस्कार है जो आपका आरंभ किया गया था किसके द्वारा, केरल राज्य सरकार के द्वारा। केरल सरकार ने PR गौड वर्मा राजा, जिन्हें जीवी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, के सम्मान में प्रत्येक को जीवी राज्य पुरस्कार देने की घोषणा किया था। ये जो पुरस्कार है आपका खेल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जीवी जो राजा हैं जिनका पूरा नाम RV गौड वर्मा राजा है, ये आपका खेल जो 1953 में आपका केरल खेल परिषद के संस्थापक थे, ठीक है। इनका जो निधन है आपका 1971 में हो गया था, मात्र 62 आयु के उम्र के थे जब, ठीक है। इसके अलावा जो पहला जो पुरस्कार है 2020 में दिया गया था, वो दिया गया था आपका मोहम्मद, ठीक है। 2020 का ये पुरस्कार दिया गया था मोहम्मद अनस को, ठीक है, मोहम्मद अनस को दिया गया था। जीतने वाले आपके पुरस्कार के पहले विजेता हैं। ये आपका क्या था कि जकार्ता में जो एशियाई खेल हुआ था उसमें आपका 400 मीटर में भारत के लिए आपका रजत पदक है जो कि जीता था, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका दिल्ली पुलिस का जो 50 जो क्वेश्चन था जो कि आपका 1 दिसंबर 2020 को पूछा गया था, उसमें दोस्तों जितने प्रश्न पूछे गए थे आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका जो वीडियो है आपका एक दिन बीच करके आपको दिया जाएगा। बाकी आप लोग पे डिपेंड करता है कि वीडियो आपको कितना जल्दी आएगा। आप लोग जितना जल्दी आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।